हेलो एवरीवन, इट्स मी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम अपने ईजन FF द ट्रुथ ऑफ मिस साओ के नेक्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। होप यू ऑल लाइक इट। तो चलिए बिना देरी के हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। जैसे कि हमने अपने लास्ट पार्ट में देखा था, साओजन ईवो से कहता है घर चले। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि साओजन घर पहुंच गया था। करीब शाम के 7:30 बज रहे थे। वो जैसे ही जाता है वो सीधा बेड पे लेट जाता है। काओ विचिन दूसरे बेड पे बैठकर कुछ काम कर रहा था। वो साओजन को देखकर कहता है, क्या बात है, तुम्हें देख के तो लगता है तुम पूरी लाओ सिटी घूम के आए हो। तो साओजन अपने सिर में रखा हुआ उस फ्लावर क्राउन को निकालते ही कहता है, हाँ तुमने सही बोला, मैं आज बहुत थक गया हूँ। तो काओ विचिन उसे देखकर कहता है, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तो साओजन उस फ्लावर क्राउन को देखते हुए कहता है, कुछ भी तो नहीं, क्या है? तो यूजिन उसे देखकर कहता है, साओजन सच सच बताओ, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? क्या राजकुमार ने कुछ बोला है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। तो साओजन उससे कहता है, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो क्या है कि पता नहीं क्यों, लेकिन जब से मुझे राजकुमार ईवो साओलू बुलाते हैं मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो यूजिन उससे कहता है, मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या वो 24 घंटे तुम्हारे आसपास घूमता रहता है, मिस साओलू ये मिस साओलू वो? तो साओजन उसे गुस्से से देखने लगता है और उससे कहता है, वो मेरे आसपास घूमता है, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? तो काओ विचिन उससे कहता है, एक मिनट, वो तुम्हारे आसपास घूमे, मुझे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या वो 24 घंटे मिस साओलू ये मिस साओलू वो करता रहता है, मुझे से प्रॉब्लम है? तो साओजन फिर से उससे कहता है, हाँ तो वो मुझे साओलू बुलाता है, उससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो काओ विचिन उससे कहता है, क्योंकि साओलू तुम्हारी बहन का नाम है, तुम्हारा नाम थोड़ी है। तो साओजन उसे देखते हुए कहता है, किया तो तुम्हें इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि साओलू मेरी बहन का नाम है? इससे पहले कि साओजन को समझ में आता, काओ विचिन उससे कहता है, क्या तुम्हारी बहन का नाम है? तुम्हें सोना नहीं क्या? तुम तो थक गए हो ना, सो जाओ, मैं अपने रूम में जाता हूँ। और ऐसे कहकर वो अपने रूम में चला जाता है। तो साओजन फिर से उस फ्लावर क्राउन को हाथ में देकर बेड पर लेट जाता है और खुद से कहता है, इसका मतलब किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। मम्मा। हम अगले दिन का सीन देखते हैं जो कि दोपहर का था। एक तरफ साओजन हाथ में तलवार लिए खड़ा था और दूसरी तरफ ईवो और काओ विचिन खड़े थे। साओजन उन्हें देखकर हमला करने का इशारा करता है और काओ विचिन और वांग यीवो एक दूसरे को देखकर अपना सिर हाँ में हिलाते हैं और साओजन की तरफ अपनी तलवार से हमला कर देते हैं। साओजन उन दोनों का एक बार काफी अच्छे से रोक रहा था और उन्हें पलट कर भी जवाब दे रहा था। उसकी प्रैक्टिस पहले से काफी बेहतर हो गई थी और उसके स्किल्स भी काफी इम्प्रूव हो गए थे। साओजन सिर्फ हमला करने में नहीं बल्कि हमले से बचने में भी काफी ज्यादा आगे था। वो हर एक बार को काफी गौर से दिखता था और उसका पलट कर भी जवाब देता था और उसका पलटवार कभी भी खाली नहीं जाती थी और उसका इस पलटवार सीधा काओ विचिन के गर्दन पे था। साओजन काओ विचिन को अपने तलवार की ओर इशारा करते हुए कहता है, देखा मैंने बोला था ना, लाओ प्रतियोगिता होने से पहले तो मैं एक बार तुम्हें जरूर हरा कर रहूंगी। तो काओ विचिन उसे देखकर कहता है, हाँ ठीक है मान गया, लेकिन ध्यान रहे तुम अभी पूरी तरह से सीखे नहीं हो और वैसे भी लाओ प्रतियोगिता अभी बाकी है। तभी ईवो से कहता है, साओलू आपके बार बहुत ही अच्छे थे और आपके बचने का तरीका भी, आपके बार किसी को भी घायल करने के लिए काफी था। क्या ये आपकी कोई ट्रेडिशनल या फिर फैमिली में सिखाई जाने वाला टेक्निक है? तो साओजन से कहता है, आप बिल्कुल सही कह रहे राजकुमार, जैसे कि आपको पता ही है हमारी फैमिली सालों से कुंफू सिखाती आ रही है। ये उन्हीं 7 स्टार स्वॉर्ड में से एक है, लेकिन मैंने जो आप पे यूज किया वो 7 स्टार स्वॉर्ड नहीं था, वो 5 स्टार स्वॉर्ड था। 7 स्टार स्वॉर्ड किसी की भी जान लेने के लिए काफी है, ये तो बस हमले के लिए यूज किया। तो वो स्माइल करते हुए कहता है, ओह अच्छा, इसीलिए मैंने आज से पहले कभी भी किसी को इस टेक्निक से हमला करते हुए नहीं देखा, इसीलिए मुझे जानने की इच्छा हुई। साओजन ईवो को बो करते हुए कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार, मेरी प्रैक्टिस में मेरी सहायता करने के लिए। तो ईवो से कहता है, कोई बात नहीं, जब तक आपकी लाभ प्रतियोगिता हो नहीं जाती मैं तलवारबाजी की प्रैक्टिस में आपकी सहायता करना चाहूँगा, पर मेरे ख्याल से अब मुझे जाना चाहिए। तभी साओजन से कहता है, राजकुमार रुकिए। तो ईवो उसकी तरफ मुड़कर कहता है, क्या हुआ? तो साओजन से कहता है, वो अगर आप चाहे तो क्या आप हमारे साथ भोजन करना पसंद करेंगे? तो ईवो उसे देखकर कहता है, अगर आप खिलाना चाहेंगे तो जरूर। वो तीनों बैठकर खाना खा रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे।
तभी ईबो कहता है, सावलू वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन क्या आप मुझे 7 स्टार शॉट सिखा सकती है? तो साजन उसे देखकर कहता है, क्या 7 स्टार शॉट? लेकिन वो तो। तभी वो कहता है, मैं जानता हूँ, शायद ये आपके परिवार की कोई गोपनीय हथियार है या फिर कोई लड़ने की टेक्निक, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बस सीखना चाहता हूँ। तो साजन उसे कहता है, अरे नहीं नहीं, ये हमारे परिवार का कोई गोपनीय हथियार नहीं है, लड़ाई की एक टेक्निक है, इसे तो कोई भी सीख सकता है। लेकिन हाँ, मैं आपको 7 स्टार शॉट तो नहीं सिखा सकती क्योंकि ये वाकई में खतरनाक है, लेकिन हाँ, मैं आपको 5 स्टार शॉट जरूर सिखा सकती हूँ। ये जब कोई आप पे हमला करेगा तो आप ये बचाव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ईबो खुश होते हुए उसे कहता है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कल से आपसे जरूर सीखूंगा। काओजिन उनके पास ही बैठा हुआ था। उन दोनों के ऐसे बातें करता हुआ देख वो अपने मन में कहता है, शाओजन को कल तक तो जब ये आसपास घूमता था तब बड़ी प्रॉब्लम थी, आज इसे इतने अच्छे से बात कर रहा है। दोनों के बीच में चल क्या रहा है? क्या इन दोनों की दोस्ती हो गई है या फिर हो क्या रहा है? अब ऐसे ही बाकी के दिन भी धीरे धीरे बीत जाते हैं। ईबो शाओजन के शॉर्ट प्रैक्टिस में उसकी हेल्प करता था। दोनों के बीच में अब काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी और धीरे धीरे बाकी के दिन भी यूं बीत जाते हैं। आज फाइनली लाओ प्रतियोगिता का दिन था। सिर्फ प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि वहाँ की सिटी के लोग भी उन लोगों को देखने के लिए भवन में इकट्ठा हुए थे। वहाँ पे सारे प्रतिस्पर्धियों आ चुके थे, लेकिन सिवाय ईदाओ चिंग को छोड़ के सभी लोग प्रतियोगिता स्टार्ट होने का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और जानना चाहते थे कि उनका अगले होने वाला ग्रांड चांसलर आखिर है कौन। लेकिन काफी देर प्रतीक्षा करने के बाद भी ईदाओ चिंग वहाँ पर नहीं पहुँचता। तो शुहाई महाराज को बुक करते हुए कहता है, महाराज हमें प्रतियोगिता आगे बढ़ाना चाहिए, सभी लोग काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो जाओ चिंग शुहाई को देखकर कहता है, लेकिन ईदाओ चिंग हमारी प्रतिस्पर्धियों में से एक है, उनके बिना कार्यक्रम को शुरू करना उनके लिए अपमान होगा। ईबो हाओशन की तरफ देखकर कहता है, गगा क्या एक प्रतिस्पर्धियों के ना आने की वजह से सारा प्रतियोगिता कैंसिल करना पड़ेगा? तभी हाओशन उसकी तरफ देखकर कहता है, शांति बनाए रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा, गगा जो भी करेंगे सही करेंगे। लेकिन आज से पहले कभी कोई प्रतियोगिता से पहले ऐसे नहीं गया। तभी ली जिनरुई खड़ा होकर जाओ चिंग से कहता है, महाराज मुझे नहीं लगता ईदाओ चिंग इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हैं, अगर वो चाहते तो वो पहले उपस्थित हो जाते। मुझे नहीं लगता हमें सिर्फ एक प्रतिस्पर्धियों के लिए हमें पूरे कार्यक्रम को रोक के रखना चाहिए। तो जाओ चिंग एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है, आप सही कह रहे हैं। और वो खड़ा होकर बाकी सबसे घोषणा करता है, मैं महाराज वांग जाओचिंग आप सभी प्रतिस्पर्धियों को लाओ प्रतियोगिता में हो रहे इस प्रतियोगिता में स्वागत करता हूँ। वे सभी लोग भी उसको बो करते हुए कहते हैं, आपका शुक्रिया महाराज। तो जाओचिंग उन लोगों से कहता है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए आपको एक मणि हासिल करनी होगी और उस मणि को प्राप्त करने के लिए आपको 3 पड़ाव पार करने होंगे। हर एक पड़ाव में एक पजल दिए गए हैं, आपको उस पजल का सॉल्व करके उसका आंसर देना है। जिस किसी का उत्तर सही हुआ बस उसे ही अगले पड़ाव में जाने के लिए मंजूरी दी जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, पहले पड़ाव को केवल 4 लोग पार कर सकते हैं और दूसरे पड़ाव को केवल 3 लोग और तीसरे पड़ाव को केवल 2 लोग, और जो 2 लोग अंदर जाएंगे मणि के लिए आपस में लड़ना होगा और जो उस मणि को पा लेगा वही विजेता रहेगा। प्रतिस्पर्धियों आपस में एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे किसी को भी गंभीर चोट नहीं लगनी चाहिए। अगर कोई लड़ाई में एक बार हार गया तो वो दोबारा प्रतियोगिता को जारी नहीं रख सकता। हर एक प्रतिस्पर्धियों को अलग अलग रास्ते से अकेले चलना होगा। उन सभी को एक नक्शा दिया जाएगा जिस रास्ते से वो वहां तक पहुंच सकते हैं। ये हमारी प्रतियोगिता का नियम है और आप सभी को इस नियम का पालना करना होगा। वे सभी प्रतिस्पर्धियों जाओ चिंग को, वांग ईबो को, वांग हाओशान को और वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी लोगों को वो करते हैं। अब नियम के अनुसार उन सभी लोगों की आंखों में पट्टी बांधी जानी थी और हर एक इंसान को हर एक रथ में बैठाकर अलग अलग रास्ते पर ले जाकर छोड़ा जाना था। इससे पहले सारी दासियां उन सभी के कमर पर एक नक्शा रख देती है। आंखों में पट्टी बांधने जाने से पहले शाओजन और ली वेफंग ईबो की तरफ देखते हैं। ईबो शाओजन को और ली वेफंग को
दोनों को ऑल द बेस्ट विश करता है। काओ यूचिन भी साओजन को इशारा करते हुए कहता है, तुम कर सकती हो, ध्यान रहे हार के वापस मत आना। साओजन उन दोनों की तरफ देखकर अपना सिर हाँ में हिलाता है और दासिया साओजन और बाकी सबके प्रतिस्पर्धियों की आंखों में पट्टियां बांध देती है। उन सभी को अलग अलग रथ में बैठाकर एक सैनिक अलग अलग दिशा में ले जाकर छोड़ देते हैं। साओजन जिस रथ में था वो रथ काफी देर से चले जा रहा था और कुछ मील की दूरी पर आकर वो रथ रुक जाता है। उसमें से एक सैनिक आता है और साओजन की आंखों की पट्टी खोलकर कहता है, शाओलू अब यहाँ से आपको अकेले आगे जाना होगा। साओजन उस रथ में से उतरकर नीचे आता है। बाहर का नजारा एकदम सुनसान था, चारों तरफ जंगली जंगल थे। ऐसा लग रहा था वो जंगल के बीचों बीच खड़ा है। जो रथ और सैनिक वहां तक उसके आए थे वो भी वहां से मुड़कर वापस चले जाते हैं। साओजन जंगल की और अंदर चला जाता है और कुछ दूरी पर जाने के बाद वो अपने कमरे में से वो नक्शा निकालता है और उसे देखने लगता है। लेकिन साओजन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उस नक्शे में लिखा क्या हुआ है। कुछ देर तक गौर करने के बाद वो देखता है कि उसे अब यहाँ से पश्चिम की ओर मुड़ना है और वो जंगल के अंदर पश्चिम की ओर मुड़ने के लिए निकल जाता है। वो कुछ देर तक और चलता है। जैसे वो अंदर जा रहा था सन्नाटा और भी गहरा छा रहा था। उसे अंदर सिवाय उसके चलने के अलावा और किसी भी चीज की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो अकेला हो। लेकिन कुछ देर तक ऐसी शांति रहने के बाद अचानक उसे किसी शार्प चीज की हवा की तरफ बढ़ने की आवाज सुनाई देती है और वो तुरंत पीछे मुड़कर अपनी तलवार से उस वार को रोक देता है। वो कोई और नहीं बल्कि वेनियान था। साओजन के कुछ सोचने से पहले ही वेनियान उस पर दोबारा हमला कर देता है। साओजन वेनियान के हर एक बार को अच्छे से रोकते रहा था, लेकिन वेनियान का हर एक बार काफी अच्छा था और एक दो बार वो साओजन पे भारी भी पड़ रहा था। पहले सिर्फ वेनियान उस पर हमला कर रहा था, लेकिन इस बार साओजन उस पर हमला करता है और वेनियान उसको रोकने लगता है। लेकिन साओजन के बार काफी अच्छे थे जो कि वेनियान पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे थे। वेनियान उसको रोक नहीं पाता और साओजन उसे हरा देता है। जैसे ही उसकी और वेनियान की लड़ाई खत्म होती है, साओजन अपना तलवार नीचे कर देता है। वेनियान भी अपना तलवार नीचे कर देता है और वो साओजन को बो करते हुए कहता है, मुझे माफ करना शाओलू, मैंने आप पे हमला किया। तो साओजन स्माइल करता है और उससे कहता है, कोई बात नहीं, और वैसे भी यही तो प्रतियोगिता का नियम है कि हम आपस में एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। तो वेनियान उससे कहता है, मुझे अभी भी अपना दोस्त मानने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो साओजन उससे कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। और ऐसा कहकर वो वेनियान को बो करके वहां से आगे बढ़ने के लिए निकल जाता है। थोड़ी सी दूरी में जाने के बाद उसे एक छोटा सा मंदिर दिखाई देता है। वो वहां पर जाता है और उस पे 2 अगरबत्तियां लगा देता है और वहां से मत्था टेक के वो आगे बढ़ जाता है। साओजन की कुछ दूरी पर चलने के बाद वो फाइनली पहले पड़ाव तक पहुंच जाता है। वहां पर एक लड़की थी जो उसे देखकर कहती है, यहाँ पे पजल्स रखे हुए हैं, इसके क्वेश्चन का आप उत्तर दीजिए, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। साओजन वहाँ पे रखे हुए उस क्वेश्चन वाले पेपर को उठा लेता है और उसमें पढ़ने लगता है। उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ था, वो क्या चीज है जो जूठा तो है मगर फिर भी हम भगवान को चढ़ाते हैं, यानी वो एकदम शुद्ध है जबकि वो एक तरह से जूठा भी है। साओजन उस क्वेश्चन का आंसर सोचने लगता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो सोचने लगता है कि ऐसी भला कौन सी चीज है जो जूठी तो है मगर फिर भी भगवान को चढ़ाया जाता है। वो कुछ देर तक वहीं पर बैठकर गौर से सोचने लगता है। जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था तभी उसे याद आता है, रास्ते में जब वो आ रहा था तो उसने एक छोटी सी मंदिर देखी थी। जब वहां पर मत्था टेकने के लिए गया था तो उसने देखा था कि साइड के एक छोटी सी कटोरी पे दूध भी रखा हुआ है। वो तुरंत उस लड़की की तरफ देखता है और उससे कहता है, इस पहेली का जवाब है दूध। वो दूध जो गाय का बछड़ा अपना मुंह लगा के पीता है, भले ही वो जूठा हो लेकिन भगवान को चढ़ाते वक्त ये नहीं देखा जाता। एक तरह से वो जूठा तो होता है लेकिन वो शुद्ध भी होता है। तो वह लड़की उसे देखकर कहती है, आपका जवाब बिल्कुल सही है। और वो अपने हाथ में एक लकड़ी लेकर साओजन के हाथ में देती है जिसमें कुछ चित्र बने हुए थे। वो लड़की साओजन से कहती है, अगर आप अगले पड़ाव तक पहुंच पाए तो आपको ये देकर ही दूसरे पहेली का जवाब देना होगा। इसके बिना आप दूसरे पहेली का जवाब नहीं दे सकते और न ही उससे आगे बढ़ सकते हैं। साओजन उस लड़की से वो चित्र वाला लकड़ी ले लेता है और उसे धन्यवाद कहता है। वो लड़की उससे कहती है, आपको जल्दी आगे बढ़ना चाहिए, आप सबसे पीछे हैं। तो साओजन उसे देखकर कहता है, क्या? और वो कुछ देर बाद कहता है,
अच्छा, क्या आप मुझे बता सकती है आगे कौन कौन से प्रतिस्पर्धी पहुंच चुके हैं? तो वो लड़की उससे कहती है, माफ करना लेकिन हम ये नहीं बता सकते। साजन अपने मन में कहता है, मतलब वेनियन और मैं सिर्फ लास्ट में थे, बाकी सब आगे थे, मतलब ली वेफंग, जुनशियन और सोंगजियान। साजन फिर से उस लड़की की तरफ दिखता है और उससे कहता है, आपका फिर से शुक्रिया, और वो वापस फिर से आगे की ओर बढ़ने लगता है। अब हम दूसरा सीन देखते हैं। यहाँ पर सोंगजियान और जुनशियन की आपस में लड़ाई हो रही थी। जुनशियन भले ही कम एज का था, लेकिन फिर भी उसे पार करना अच्छे से आता था, लेकिन उसे बाल रोकना ठीक से नहीं आता था। सोंगजियान के बाल ऑब्वियसली उस पर ज्यादा भारी थे, जिसके कारण वो सोंगजियान से हार जाता है। हारने के बाद वो सोंगजियान को वो करता है। सोंगजियान उसे देखकर कहता है, जुनशियन भले ही तुम कम उम्र के हो, लेकिन तुम्हारी तलवारबाजी वाकई में बहुत अच्छी है। अगर तुम इस पे ध्यान दोगे तो तुम आगे जाकर जनरल बन सकते हो। तो जुनशियन उससे कहता है, आपके इस दयापन स्वभाव के लिए शुक्रिया, मुझे लगता है आपको आगे बढ़ना चाहिए। और सेकंड राउंड में जाने से पहले जुनशियन आउट हो जाता है। सोंगजियान कुछ दूर पे चलने के बाद वो अपने दूसरे पड़ाव पर पहुंच जाता है। जब वो वहां पे पहुंचता है तो उसे पता लगता है कि दो खिलाड़ी पहले आगे पहुंच चुके हैं, जिसमें से एक शाओजन है और एक ली वेफंग। वहां पे जो इंसान था वो सोंगजियान को एक कागज देता है, जिसमें एक पहले लिखी हुई थी, ऐसी कौन सी चीजें जो डेड बॉडी से बनती है लेकिन फिर भी रिलीजियस है। सोंगजियान इसे देखकर कुछ देर तक सोचने लगता है, लेकिन उसे इसका जवाब मालूम था, तो वो उसे देखकर कहता है, सिल्क। बेसिकली सिल्क वॉर्म, सिल्क को दे के वो मर जाते हैं, जो कि एक डेड बॉडी होता है, और उसे लेकर बनाया गया चीज होता है सिल्क। तो इसका सही जवाब होगा सिल्क। वो लड़का कुछ देर तक सोंगजियान को देखने के बाद कहता है, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है, तुम आगे बढ़ सकते हो। ऐसा कहकर वो सोंगजियान से वो चित्र बना हुआ लकड़ी ले लेता है और उसको एक नया लकड़ी देता है, जिसपे कोई और चित्र बना हुआ था। सोंगजियान उसे लेकर वहां से आगे बढ़ जाता है। जैसे ही सोंगजियान आगे बढ़ जाता है, वो लड़का कुछ लोगों को इशारा करता है जो कि वहां पर छुपे हुए थे, और वो भी सोंगजियान को फॉलो करने लग जाते हैं। सो गाइस, हम आज का पार्ट यहीं पे खत्म करते हैं। होप यू लाइक इट, देन सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।